हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपके यूथ कंपटीशन टाइम यूपी टेट सी टेट सभी टेट एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि आपके क्लास पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अध्यायवार सॉल्व पेपर चल रहे हैं। इसमें जो हमारी सीरीज था, हमने शिक्षा मनोविज्ञान के वन लाइनर कर लिए हैं। विकास एवं अवधारणा और अधिगम के साथ जो था, इसके भी हमने वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो हमारा बालकों के विकास के सिद्धांत से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है। इसकी जो न्यूमेरिकल यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो ये तीनों के ही आपकी वीडियोस बन चुकी हैं। अब आज हम जो आपको करा रहे हैं वो बालकों के विकास के सिद्धांत से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये रहे आपके वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक, थर्ड चैप्टर के। तो ये आज हम पूरे आपके कराएंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। तो ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये आपका गेरोल का है। गेरोल का मानना है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में जो विकास का क्रम होता है वो एक समान होता है। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ये कथन बाल विकास के विकास की दिशा का सिद्धांत का अनुसरण करता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो पूर्व निश्चित दिशा से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो एक आपका आंतरिक होता है और दूसरा आपका बाह्य कारक होते हैं। ये कारक वो हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। बाल विकास को जो सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत अनुरूप होता है। तो बाल विकास का जो बालकों का विकास उनके वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत के अनुरूप ही होता है। साथ ही बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। तो अगर बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें सबसे पहले उसके व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो हम प्रश्न का जवाब ढूंढकर अगले दिन उसे बताएंगे। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपी विधि है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विध्यात्मक होती है। शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक की भूमिका ज्ञान निर्माण का सरलीकरण माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि जो छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षा प्रभावशाली हो जाती है। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं। अधिगम की क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों का ज्ञान निर्माण करना, ये सभी छात्रों के पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं। एक छात्र के मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। किस चीज़ का? तो अधिगम की कठिनाइयों का, बच्चे के व्यक्तित्व का और उसके घर के वातावरण को एक अध्यापक को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षकों को शिक्षण विधियों का अभ्यास में लाना चाहिए, तो अंतःक्रियात्मक विधियों के द्वारा अभ्यास में लाना चाहिए। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो वैयक्तिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। पठन पाठक में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है, तो निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। शिक्षकों की भूमिका, तो शिक्षकों की भूमिका छात्र केंद्रित आधारित होती है और अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करती है। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं
उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। नई जानकारी को पूर्व की जानकारी से जोड़ना और सीखने को समृद्ध बनाना। तो शिक्षार्थियों को पहले सीखे हुए ज्ञान और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे हम जो सीखने को समृद्ध बना सकते हैं। फिर है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। तो स्व अनुशासन और नियंत्रण सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन एकदम सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। इसीलिए बेहतरीन शिक्षा के लिए बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। मन का मानचित्रण संबंधित है, तो बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं है। इस स्थिति से निपटने का बेहतर तरीका क्या है? तो इस स्थिति से निपटने का बेहतर तरीका है कि अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्रदान करते हैं उसकी ओर संकेत करती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। श्वेता अक्सर घर ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो ये क्या दर्शाता है? तो यह उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये दर्शाता है। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है और उचित रूप से उसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। एक बच्चा प्राय सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, तो ये क्या है? तो वो उसका कारण पता लगाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उसे अच्छे से परामर्श दें। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो अध्यापन विषय का व बाल मनोविज्ञान को शिक्षक को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं? तो वे स्वयं अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चे को समझना, कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए क्या? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर बता देना चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो उसी वक्त उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो आप मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, तो सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो इसलिए विश्वास और सम्मान का संबंध होना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का कारण हो सकता है तो क्या? गणित शिक्षण की विधियों की त्रुटिपूर्ण होना। उत्तर बाल्यावस्था में
बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल में परिवर्तन समझने लगते हैं। सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास करना। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए बेहतर मानते हैं तो वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है तो 7 से 12 वर्ष की आयु तक। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कहाँ होता है? तो उनका भंडार गृह इदम में होता है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के रूप में किस समूह के अंतर्मुक्त किया जाता है? तो दृश्य साधन के रूप में। शिक्षण कौशलता से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं जाता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। यह संयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय छात्र को कैसे सही दिशा दिखाएंगे? तो उसके सक्रियशीलता को सही दिशा देकर हम उसे सही दिशा दिखाएंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। उसका अर्थ है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साथ ही यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान को बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, बाल विकास की परिभाषा, ये किसकी परिभाषा है? किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1920 में हुई थी। एक बच्चे की वृद्धि और विकास में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अच्छी स्मृति की विशेषता है कि शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचानना और अच्छी धारणा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। बाल विकास में प्रक्रियाओं पर बल देते हैं, साथ ही वातावरण और अनुभव की भूमिकाओं पर बल देते हैं और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, साथ ही वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?